Hi, good morning dear students. Today I am going to teach you literary device. What is literary device? Actually ये literary device जो है ये लिटरेचर में यूज होता है। लिटरेचर में इसको पोएट राइटर यूज करते हैं अपने स्टोरी को लिखने के लिए या अपने पोएम को लिखने के लिए। ये पोएम या स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाता है ना, डेकोरेट करने के लिए। तो डेकोरेट करने के लिए पोएट राइटर जो है या मीनिंग को क्लियर करने के लिए भी जो राइटर हैं ये क्या करते हैं, लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ लिटरेरी डिवाइस, सम ऑफ देम आई विल टीच यू टुडे। तो लिटरेरी डिवाइस में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले मेटाफोर। व्हाट इज मेटाफोर, कि मेटाफोर होता क्या है। इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन between two unlike things without using the words like or as etc. तो ये मेटाफोर, इसको हिंदी में हम लोग अलंकार भी कह सकते हैं, है ना। तो ये मेटाफोर जो होता है वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, ये रूपक अलंकार होता है। तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो चीजों के बीच में, है ना, दो अनलाइक थिंग्स के बीच में। यानी दोनों अनलाइक थिंग्स होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होंगे, फिर भी उस दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन कराया जाता है या किया जाता है। और उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं उसका यूज नहीं होता, जैसे लाइक का यूज नहीं करेंगे, और का यूज नहीं करेंगे, एज का यूज नहीं करेंगे। जनरली हम लोग कंपेयर करने के लिए इन सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन जहां पे मेटाफोर होगा वहां पे ये सारे वर्ड्स यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, है ना। एग्जांपल देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये दुनिया जो है एक स्टेज है। ये दुनिया तो स्टेज हो नहीं सकता है, एक्चुअल में स्टेज नहीं हो सकता है, स्टेज स्टेज होता है। बट इस वर्ल्ड को क्या कहा गया है, स्टेज कहा गया है। यानी डायरेक्ट कंपेयर किया गया है वर्ल्ड को और स्टेज को, है ना। इसमें लाइक का और का एज का यूज नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, वो कहलाएगा मेटाफोर। अनदर इज सी इज अ लता मंगेशकर। किसी की बात कर रहा है, किसी गर्ल की, किसी लेडी की, जिसको वो डायरेक्ट क्या कह रहा है कि वो एक लता मंगेशकर है ना। तो कोई एक आदमी ही लता मंगेशकर, एक लेडी ही लता मंगेशकर हो सकती है, बट किसी और के बारे में भी कह रहा है कि वो क्या है, लता मंगेशकर है। और कंपेयर करने के लिए इसमें लाइक का और का एज का यूज नहीं हुआ है। दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ मेटाफोर। ठीक है, अलंकृत किया गया है, यानी लता मंगेशकर वाला गुण इसमें है, इसलिए उसको डायरेक्ट क्या कहा गया कि लता मंगेशकर है। और एग्जांपल हो सकता है ही इज अ सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर कोई दूसरा नहीं हो सकता है, उसका गुण उसमें है, और डायरेक्ट उसको क्या कह दिया, सचिन तेंदुलकर कह दिया। इट मींस उसमें भी क्या है, मेटाफोर है। वो सेंटेंस क्या कहलाएगा, मेटाफोर वाला सेंटेंस कहलाएगा। अब देखते हैं सिमिली। इट इज a comparison between two things which are essentially dissimilar. The comparison is directly stated through words such as like, as, than और resembles. तो ये जो सिमिली होता है ये भी दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है ना। जो डिसिमिलर यानी दो अलग अलग प्रकार की चीजों के बीच कंपैरिजन होता है, और उसमें कंपैरिजन करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लाइक का यूज करेंगे, एज का यूज करेंगे, देन का, रिजेंबल्स का, इन सब वर्ड्स का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। तो दोनों में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, बट इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसमें इनडायरेक्ट, यानी कुछ वर्ड्स का सहारा लिया जाता है कंपेयर करने के लिए। दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिमिलीज। सी द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, सेम एग्जांपल है। इसमें अगर हमने लाइक लगा दिया, वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, वर्ल्ड जो है स्टेज के समान है, के जैसा है, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हुआ, ये लाइक के द्वारा इसको कंपेयर किया गया। दैट्स व्हाई दिस इज सिमिली। ये क्या है, यहाँ पे सिमिली है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून। यहाँ पे किसी का, किसी लड़की, किसी लेडी का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, मून से किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए किसका यूज किए, एज का यूज किया गया। That's why this is a simile.
दिस इज नॉट अ मेटाफोर, दिस इज अ सिमिली। तो दोनों में अंतर समझ में आया। एक में कंपैरिजन करेंगे यानी मेटाफोर में कंपैरिजन करेंगे बट किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, लाइक एज, है ना, इन सब का। सिमिली में भी कंपैरिजन करेंगे बट इसमें लाइक का, एज का, देन का, इन सब का यूज करेंगे कंपेयर करने के लिए। इज दैट क्लियर? अरे now there is one point, that is personification। ये पर्सनिफिकेशन क्या होता है? पर्सनिफिकेशन का डेफिनेशन दिया गया है कि इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। यानी ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनिमल को, आइडिया को मानव का रूप, मनुष्य का रूप दिया जाता है। और अक्सर बहुत सारे पोएम सामने आएंगे जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर एनिमल के लिए जो पोएट है वो क्या यूज करते हैं? आई का यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, यानी उसको एक पर्सन, एक व्यक्ति का रूप दे देना, दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। क्योंकि जो नॉन लिविंग थिंग्स है जनरली उसके साथ आई का यूज नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग्स बोल नहीं सकता है, या फिर उसके लिए ही का यूज नहीं होगा। बट पोएट राइटर ये करते हैं, उनको पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उनके लिए आई का यूज करना, ही का यूज करना। तो इस टाइप का जहां भी यूज होगा दैट इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन। यानी वहां पे क्या किया गया है? पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सनिफिकेशन किया गया है। नाउ आयरनी, जिसको हम लोग व्यंग्य भी कह सकते हैं। इट इज लिटरेरी डिवाइस विच रिवील्स कंसील्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग। तो आयरनी में क्या होता है कि उसमें जनरल मीनिंग को छोड़ के कुछ स्पेशल मीनिंग छुपा होता है ना, छुपा हुआ मीनिंग होता है उसमें, है ना, या कोई विवादास्पद मीनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। ठीक है, उसको जनरल मीनिंग नहीं, उसमें कुछ मीनिंग छुपा होता है जो पोएट या राइटर कहना चाह रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड आयरनी। यानी उस स्टोरी के माध्यम से, उस पोएम के माध्यम से किसी खास वर्ग के लोगों को कुछ कहा जा रहा हो या उसके ऊपर कुछ व्यंग किया जा रहा हो, दैट इज कॉल्ड आयरनी। नाउ समरी एंड थीम, हम लोग अक्सर इसका यूज करते हैं, समरी का, थीम का। तो समझ लो कि समरी क्या होता है और थीम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सी हियर। समरी के बारे में कहा जा रहा है कि ए समरी इज अ रिटेलिंग ऑफ द मेन प्लॉट पॉइंट्स एंड कैरेक्टर्स डेवलपमेंट्स विदाउट गोइंग इनटू एलाबरेट डिटेल्स अबाउट दोज थिंग्स। हिंदी में अगर कहें तो ये होता है सारांश। यानी समरी जो होता है वो रीटेलिंग ऑफ स्टोरी होता है, स्टोरी को फिर से कहना, यानी उस स्टोरी में जो मेन इंसिडेंट है, मुख्य घटना जो है उसको फिर से बताना, है ना, उसको डिटेल में गए बिना जो है पूरा मेन चीज जो है उसको फिर से बता देना, दैट इज कॉल्ड समरी। हिंदी में कहे तो सारांश, यानी मुख्य अंश को फिर से बता देना, फिर से समझा देना। नाउ थीम, व्हाट इज द थीम? The theme is how this story relates to life. Consider the stories, events, and characters as evidence of the author's thinking. यानी सेंट्रल आइडिया ऑफ द स्टोरी। थीम मतलब सेंट्रल आइडिया कि पोएट राइटर जो है क्या कहना चाह रहा है ना, क्या बतलाना चाह रहा है उस स्टोरी के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड थीम, जिसको हम लोग सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, है ना। यानी इस स्टोरी के द्वारा पोएट का क्या इंटेंशन है कि वो किससे रिलेटेड स्टोरी है, किसके बारे में कुछ बताना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, दैट इज थीम। ठीक है, तो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस। नेक्स्ट वन इज alliteration. What is alliteration? It is the repetition of initial consonant sound. Alliteration means होता है
कि इनिशियल शुरुआत का जो कंसोनेंट साउंड है उसका बार बार रिपीट होना, बार बार रिपीट करना क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल लाइफ लॉक, लाइफ लॉक में ल ल ये रिपीट कर रहा है, लाइफ लॉक ल ल रिपीट हो रहा है। पार्क प्लेस पीपी, पार्क और प्लेस दोनों का साउंड इनिशियल साउंड सेम है। सेम थिंग ए बिग बुली बिट्स ए बेबी बॉय, यहां पे बी 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 जो इनिशियल साउंड है ब, बिग ब से बिग है ना, ब बुली ब बिट्स ब है ना, तो ये जो इनिशियल साउंड है वो रिपीट कर रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे कि क्या है? इसमें एलिट्रेशन है। ठीक है, एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास अलंकार, है ना, एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। तो फिलहाल इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर। You must remember all these points and keep in mind, keep it in mind. It is very important for your literature. That's all. Thank you.